तुम्हारी जगह सिर्फ मेरे पैरों में है, ये कहते हुए मैं अपने उस पति को बेइज्जत कर रही थी जो फिलहाल एक हफ्ते पहले ही मेरा पति बन चुका था। हालांकि मैं इस शादी से खुश नहीं थी, क्योंकि मेरे पिता ने एक रोड एक्सीडेंट में उस लड़के को सड़क से उठाकर हमारे घर ले आए थे, जो अब मेरे सामने पति बनकर खड़ा था। मुझे उस इंसान से सख्त नफरत थी, क्योंकि मैं कंपनी की मालकिन थी और वह मामूली सा नौकर। एक दिन मैंने एक डील मिलने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। मैंने सोचा था कि पार्टी में सबके सामने से बेइज्जत करूंगी, और फिर सब कुछ मेरे मुताबिक ही हुआ। और तब उसकी आंखों में खून के आंसू थे। वह मेरी तरफ देखकर बोला, देखना, अब तुम्हें अपने किए पर पछताना पड़ेगा। ये कहते हुए वो मुझे तलाक देकर जा चुका था। मैं उस वक्त बेहद खुश थी। आखिरकार मेरा पीछा छूट गया। लेकिन अगले एक ही घंटे में मेरी सारी डील कैंसिल हो चुकी थी, और किसी ने मेरी कंपनी पर झूठे एलिगेशन लगा दिए। कुछ ही देर में मार्केट में सारे शेयर भी गिर चुके थे। जब पता चला कि एम्पायर ग्रुप की सीईओ ने किया है, तो मैं बिना देरी के कंपनी के ऑफिस पहुंची। सामने से आते हुए कंपनी के सीईओ को देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, क्योंकि मेरा नाम रागिनी है। आज जब मैं अपनी जिंदगी को पीछे मुड़कर देखती हूँ, तो सबसे पहले जो चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है, वो मेरा खुद का होता है। घमंड से भरा हुआ। मैं वही रागिनी थी जिसे हमेशा यह लगता था कि दुनिया मेरे इशारों पर चलनी चाहिए। शायद इसकी वजह यह थी कि मैं अपने पिता की इकलौती बेटी थी, उनकी लाडली। पापा मुझे सिर्फ बेटी नहीं मानते थे, वो मुझे अपनी ताकत समझते थे। उनका पूरा बिजनेस मेरी निगरानी में चलता था। बड़ी बड़ी मीटिंग्स, करोड़ों की डील्स, शहर के नामी लोग सब मेरे एक फैसले पर रुकते या आगे बढ़ते थे। पापा अक्सर गर्व से कहा करते थे कि उनकी बेटी किसी बेटे से कम नहीं है। धीरे धीरे वही गर्व मेरे अंदर घमंड बन गया, और मुझे लगने लगा कि मैं सबसे ऊपर हूँ, किसी के बराबर नहीं। जिंदगी बहुत तेज चल रही थी कि अचानक एक दिन सब कुछ रुक गया। पापा का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था। जब मैं अस्पताल पहुंची, तो मशीनों की आवाज़ और डॉक्टर की गंभीर शक्लें देखकर मेरा दिल कांप उठा। पापा की जान तो बच गई, लेकिन उनका शरीर हमेशा के लिए साथ छोड़ चुका था। डॉक्टर ने साफ कह दिया कि अब वो कभी पहले जैसे नहीं चल पाएंगे। मेरे मजबूत आत्मविश्वासी पिता अब व्हील चेयर पर थे। उनकी आंखों में दर्द के साथ साथ एक डर भी था, मेरा भविष्य। उस दिन पहली बार मुझे एहसास हुआ कि मैं चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना दिखूं, लेकिन अंदर से अकेली हूं। उसी दौर में पापा ने मुझे अपनी ज़िंदगी का एक ऐसा सच बताया जिसे मैं अब तक नहीं जानती थी। कई साल पहले एक सड़क हादसे में उन्होंने एक नौजवान को मरते मरते बचाया था। वो लड़का सड़क किनारे लहूलुहान पड़ा था। कोई पहचान न थी, ना कोई अपना। पापा उसे अस्पताल ले गए, इलाज करवाया और फिर अपने घर ले आए। उस लड़के का नाम आरव था। पापा ने उसे पढ़ने का मौका दिया, काम सिखाया और धीरे धीरे अपनी ही कंपनी में जगह दी। आरव बहुत शांत स्वभाव का इंसान था, कम बोलता था और हमेशा एहसानमंद नज़रों से पापा को देखता था, जैसे वो उसकी ज़िंदगी के भगवान हो। एक रात पापा ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। उनकी आवाज़ में अब पहले जैसी मजबूती नहीं थी, लेकिन फैसले में कोई कमजोरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं मेरी शादी आरव से हो जाए। मैं सुन रहेगी। मेरे लिए ये किसी झटके से कम नहीं था। एक ऐसा लड़का जिसे पापा सड़क से उठाकर घर ले आए, वही अब मेरा पति बने, ये बात मुझे मंजूर नहीं थी। लेकिन पापा की हालत, उनकी बेबसी और उनका डर देखकर मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाई। मैं बिना दिल से हाँ कह दी। मेरे लिए शादी कोई रिश्ता नहीं थी, बस एक समझौता थी, पापा की आखिरी इच्छा। शादी हो गई। घर वही था, दौलत वही थी, नाम वही था। बस अब उस घर में एक नया इंसान था जिसे मैं पति नहीं मान पाई। मेरे दिल में बस यही चलता रहा कि मेरे पिता ने उसे सड़क से उठाकर इस घर में जगह दी है, इसलिए उसकी औकात भी उतनी है। मैं भूल गई थी कि इंसान की कीमत उसके अतीत से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उसी घमंड, उसी सोच और उसी अंधे अहंकार के साथ मेरी असली कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जिसने आगे चलकर मेरी ही औकात दिखा दी। शादी के बाद पहली ही रात मैंने साफ कह दिया था, ये रिश्ता दिखावे से ज़्यादा कुछ नहीं है। कमरे में खड़ा आरव मेरी बात सुन रहा था, और मैं बिना उसकी तरफ देखे बोली, तुम यहाँ नहीं सोओगे, गेस्ट रूम तुम्हारे लिए है। उसने चौंक कर मेरी तरफ देखा, जैसे उसे उम्मीद थी कि शायद मैं मजाक करी हूँ, लेकिन मेरी आंखों में कोई मजाक नहीं था। उसने धीमी आवाज़ में पूछा, रागिनी, क्या हमने शादी नहीं की? मैंने ठंडी हंसी हंसकर कहा, शादी मजबूरी में हुई है, बराबरी में नहीं। अपनी औकात समझो। उस रात मैंने दरवाज़ा बंद कर लिया, और उसने बिना कुछ कहे अपना बैग उठाकर दूसरा कमरा चुन लिया। दिन बीतने लगे, लेकिन हमारे बीच की दूरी कम होने की बजाय बढ़ती चली गई। मैं हर बात में उसे नीचा दिखाने लगती। अगर वो कुछ पूछता तो मैं कहती, तुम्हें समझ भी आएगा या नहीं। अगर वो किसी बात पर अपनी राय देता तो मैं ताना मारती, याद रखो तुम यहाँ एहसान पर हो। एक दिन उसने हिम्मत करके कहा, रागनी, मैं तुम्हारा पति हूँ, घर के किसी कोने में फेंक दी गई चीज़ नहीं। मेरी आवाज़ तेज हो गई। पति कागजों पर हो, असलियत मत भूलो। आरव कोशिश करता रहा। कभी मेरे लिए चाय बनाता, कभी देर रात तक ऑफिस का काम निपटा देता, लेकिन हर बार मेरी जुबान में जहर ही मिलता। एक शाम उसने थके हुए स्वर में कहा, मैं हर दिन तुम्हें साबित करने की कोशिश कर रहा हूँ
कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैंने उसे बीच में रोक दिया। मुझे किसी सहारे की जरूरत नहीं है, तुम्हारी ये हमदर्दी मुझे नहीं चाहिए। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखा, लेकिन उसने सिर झुका लिया। कभी कभी वो टूट कर बोल पड़ता, कहता, रागनी, मैं जानता हूँ तुम्हें ये शादी पसंद नहीं, लेकिन क्या गलती सिर्फ मेरी है? तुम्हारे पिता ने मुझे इंसान समझा, तुम क्यों नहीं? मैंने बेरुखी से कहा, क्योंकि मेरे पापा और मैं अलग हैं। उन्होंने तुम्हें बचाया था, मैंने नहीं। वो चुप हो गया, शायद समझ गया कि मेरी दीवारें बहुत मोटी हैं। मैंने उसे तोड़ने की पूरी कोशिश की थी। मैं जानबूझकर हर शब्द ऐसे बोल रही थी कि उसके अंदर कुछ बचा ही ना रहे। मैंने कहा, आरव, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में है। मेरे सैंडल साफ करो। पापा ने सख्त आवाज में टोका, रागिनी, ये हद है। वो तुम्हारा पति है। मैंने पलट कर कहा, पति तो क्या हुआ, उसकी औकात आज भी यही है। वो कुछ कहता उससे पहले मैं फिर बोल पड़ी, 10 बार आवाज़ दूँ तब सुनाई देता है। मेरी ब्लैक कॉफ़ी कहाँ है? वो सफाई देता, मशीन में प्रॉब्लम है। मैं काट देती, तुम्हारी ज़िंदगी में ही एक प्रॉब्लम है। मेरे पापा ने तुम्हें सड़क से उठाया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बराबर हो गए हो। उस पल उसने भराई आवाज़ में कहा, मैं बराबरी नहीं मांग रहा, सिर्फ इंसान समझने जाने की उम्मीद कर रहा हूँ। मैंने हंसकर कहा, उम्मीदें सड़क पर ही छोड़ देनी चाहिए थी तुम्हें। एम्पायर ग्रुप की डील फाइनल होते ही एक दिन मैंने फैसला कर लिया कि इस जीत को ऐसे मनाया जाएगा जैसे पूरा शहर जाने कि असली ताकत क्या होती है। रॉय मैंशन को मैंने किसी राजमहल से कम नहीं सजवाया था। झूमर, लाइट, फूल, रेड कारपेट, हर चीज़ पर पैसा पानी की तरह बहाया गया था। मुझे लगता था ये सब मेरा हक है। मीडिया बाहर ही खड़ी थी, कैमरे चमक रहे थे, फ्लैश ऐसे गिर रहे थे कि जैसे मैं कोई फिल्मी स्टार हूँ। मेरे भीतर एक अजीब सा नशा था, सफलता का और ताकत का और अपने आप पर अंधे विश्वास का। मैंने आरव को पहले ही साफ आदेश दे दिया था कि तुम पार्टी में सिर्फ स्टाफ संभालोगे, किसी के सामने पति बनने की मेरी ज़रूरत नहीं है। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन मैंने उसे चुप करा दिया। मैं जानती थी वो बोलेगा नहीं, मुझे वही चुप चाहिए थी। जैसे ही पार्टी शुरू हुई, मेहमान आने लगे। कोई कहता, रागिनी, क्या कमाल की डील की है। कोई कहता, एम्पायर ग्रुप के साथ जुड़ना मतलब अब रॉय इंडस्ट्री का कोई मुकाबला नहीं। हर तारीफ मेरे घमंड को और बढ़ा रही थी। मैंने माइक उठाया और मुस्कुरा कर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, रॉय मैंशन में आपका स्वागत है। आज की रात हम सब के लिए बहुत खास है। ये पार्टी एम्पायर ग्रुप के साथ हुई ऐतिहासिक डील की खुशी में रखी गई है। तालियों की गड़गड़ाहट गूंजी। मुझे लगा जैसे मैंने पूरी दुनिया जीत ली हो। उसी भीड़ में आरव एक साइड में खड़ा सर्वेंट को निर्देश दे रहा था। किसी ने जूस मांगा तो वो खुद ट्रे लेकर पहुंचा, ऑरेंज या एप्पल सर, और लोग उसे देखकर हंसते रहे। किसी ने मेरे कान में कहा, क्या बात है रागिनी, पति होकर भी वेटर का काम करा है। मैंने गर्व से कहा, फ्री में महल और खाना मिल रहा है, काम तो फिर करना ही पड़ेगा ना। मैं जानबूझकर उसे बुलाने लगी, आरव इधर आओ, वो आया है, इन लोगों को ठीक से सर्व करो, बार खाली नहीं दिखना चाहिए। उसने धीरे से कहा, रागिनी, मेहमानों के सामने। मैंने उसे वहीं रोक दिया, तुम्हारी जगह यही है, समझे। पार्टी अपने शिखर पर थी, म्यूजिक तेज था, हंसी ठहाके मेरी तारीफों के पुल बंध रहे थे। तभी मैंने जानबूझकर अपनी सैंडल पर ड्रिंक गिरा दी। सबकी नज़रें मेरी तरफ थी। मैंने ठंडी आवाज़ में कहा, आरव, मेरे सैंडल पर ड्रिंक गिर गई है, नीचे झुको और इसे साफ करो। हॉल में पूरा सन्नाटा छा गया। पापा ने गुस्से में कहा, रागिनी, ये क्या कर रही हो, वो तुम्हारा पति है। मैंने उसी घमंड से जवाब दिया, पति है तो क्या, इसकी जगह आज भी मेरे पैरों के पास ही है। और तभी आरव ने कहा, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। वो झुका नहीं, वो सीधा खड़ा रहा। उसने शांत लेकिन भारी आवाज़ में कहा, रागिनी, आज पहली बार तुमने मुझे पूरी तरह आज़ाद कर दिया है। मैंने ये शादी तुम्हारे पिता की इज्जत के लिए निभाई थी। आज समझ आया कि तुम्हारे पास पैसा है लेकिन इज्जत नहीं। फिर उसने चारों तरफ देखा और कहा, जिसे तुम नौकर समझ रही हो, उसी को तुमने आज खुद से अलग कर दिया है। उसके जाने के बाद भी मुझे कोई पछतावा नहीं था। मुझे आज भी याद है, तभी रात को दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई। अभी कानों में गूंज ही रही थी कि पापा कमरे में आ गए। उनके चेहरे पर गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सी टूटी हुई उम्मीद थी। उन्होंने मुझे देखते ही कहा, मैंने बहुत गलत किया है। मैंने अपने पति को इज्जत नहीं दी, उसे इंसान नहीं समझा। मैं चुपचाप उनकी बातें सुनती रही, लेकिन मेरे अंदर कहीं भी कोई टीस नहीं उठी। मैंने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैंने जो किया है वो बहुत सोच समझ कर किया है। मुझे लगा ही नहीं कि वह मेरा मालिक था, न उसे मेरे काम की समझ थी, न मेरी लाइफ की रफ्तार की। पापा मुझे समझाते रहे कि रिश्ते पैसे और ओहदे से नहीं चलते, लेकिन मुझे ये सब बातें उस वक्त बेकार लग रही थी। मेरे लिए उस पल सिर्फ मेरा काम, मेरी पहचान और मेरी सफलता मायने रखती थी। मैंने पापा से कहा कि अच्छा ही हुआ जो वो चला गया। अब मुझे किसी को जवाब देने की भी ज़रूरत नहीं और किसी के साथ समझौता करने की भी ज़रूरत नहीं। पापा से बहस के बाद मैं एक पल को रुकी जरूर थी, लेकिन मैंने खुद को कमज़ोर पड़ने नहीं दिया। उनके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, फिर भी मैंने अपने चेहरे पर वही सख्ती मुस्कान ओढ़ ली और दोबारा पार्टी की हॉल की तरफ बढ़ गई। आज की ये पार्टी मेरे लिए सिर्फ जश्न नहीं थी, बल्कि उस डील का इंतज़ार थी जिसके लिए मैंने महीनों से मेहनत की थी। रॉय इंडस्ट्री की वैल्यू इसी डील से आसमान छूने वाली थी।
पार्टी में म्यूजिक तेज था, चारों तरफ चमकते चेहरे, बड़े बड़े बिजनेसमैन, विदेशी क्लाइंट और हर किसी की नज़र मुझ पर थी। लोग मेरी तारीफ कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं अपने पिता की असली वारिस हूँ। मैं हंस रही थी, ड्रिंक हाथ में ली, जैसे मुझे किसी चीज़ की परवाह ना हो। मुझे लग रहा था कि मैंने सही फैसला लिया है, रिश्ते निकाल दिए हैं, काम बचा लिया। मैं मन ही मन यही सोचकर खुश हो रही थी कि तभी मेरा मैनेजर घबराया हुआ, पसीने से तर, लगभग दौड़ता हुआ मेरे पास आया। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उसने धीरे से कहा, मैम, बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। मैंने उसे डांटते हुए कहा कि अभी पार्टी चल रही है, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बताया कि जिस डील का जश्न मनाया जा रहा है वो हमारे हाथ से निकल चुकी है। दूसरी कंपनी ने आखिरी वक्त पर ऑफर रिजेक्ट कर दिया है। मेरे हाथ से गिलास छूटते छूटते बचा। मेरे कानों में शोर बढ़ने लगा। मैंने उससे पूछा, ये सब अचानक कैसे? तभी दूसरी कॉल आई। बताया गया कि एम्पायर ग्रुप ने हमारे साथ होने वाली सारी डील कैंसिल कर दी है। सिर्फ कैंसिल ही नहीं, हमारे खिलाफ फ्रॉड का केस भी फाइल हो चुका है। शेयर मार्केट में हमारी हालत गिरने लगी थी। 40% वैल्यू एक झटके से नीचे आ चुकी थी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। अभी कुछ देर पहले जो लोग मुझे घेर कर खड़े थे, वही लोग अब दूरी बनाने लगे थे। मेरे सामने पार्टी की रोशनी अब धुंधली पड़ने लगी थी। उसी पल मुझे एहसास हुआ कि ये संयोग नहीं, ये हमला था। सोचा समझा, ठंडे दिमाग से किया गया हमला। ये सब अचानक कैसे हुआ? ये बार बार सवाल उस रात से मेरे दिमाग में हथौड़े की तरह बज रहा था। पार्टी की रोशनी अभी भी पूरी तरह बुझी भी नहीं थी कि मेरी फैक्ट्री पर रेड पड़ गई। सरकारी गाड़ियां, फाइलें सील, कैमरे, सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि मुझे सांस लेने का वक्त ना मिला। मैं चिल्लाती रही, पूछती रही, लेकिन क्यों? हमने क्या किया है? किसी के पास जवाब नहीं था। बस एक ही नाम हर जगह सुनाई दे रहा था, एम्पायर ग्रुप। मेरे अपने मैनेजर ने कांपती आवाज़ में कहा, ये सब एम्पायर ग्रुप के सीईओ के इशारे पर हो रहा है। उसी पल मुझे किसी की कोई कही बात याद आ गई। रागनी, किसी के आंसू बहुत भारी पड़ते हैं। पहली बार उस वाक्य ने मेरे सीने में चुभन पैदा की थी। मैंने तय कर लिया कि मैं चुप नहीं बैठूंगी। जिसने भी ये खेल खेला है, मैं उसका चेहरा सामने लाकर रहूंगी। मैं तुरंत एम्पायर ग्रुप में कॉल की, गुस्से में, घमंड में, उसी पुराने लहजे में। हेलो, मैं रागनी रॉय बोल रही हूँ। मुझे अभी के अभी मिस्टर आरव मल्होत्रा से बात करनी है। उधर से बेहद ठंडी आवाज़ आई, मिस्टर मल्होत्रा किसी से बात नहीं करते, लेकिन उन्होंने आपके लिए एक मैसेज छोड़ा है। अगर आप अपनी कंपनी को बचाना चाहती हैं तो कल सुबह ठीक 9 बजे ऑफिस पहुंच जाइए। अगर एक भी मिनट लेट हुई तो रॉय इंडस्ट्री खत्म। फ़ोन करते ही मेरे हाथ कांपने लगे। पहली बार किसी ने मुझे शर्तों पर बुलाया था। अगली सुबह पूरा शहर जैसे मुझसे मुंह मोड़ चुका था। जिन लोगों के साथ मैं कल तक कॉफ़ी पीती थी, वही आज फ़ोन तक नहीं उठा रहे थे। बैंक ने हाथ खड़े कर दिए। पार्टनर्स ने पूरी दूरी बना ली। मेरे खिलाफ झूठे इल्ज़ाम लगाए जा चुके थे, फ्रॉड, टैक्स चोरी, गैरकानूनी फैक्ट्रियाँ। मेरा नाम जो कल तक बिजनेस मैगजीन के कवर पर था, आज खबरों में बदनामी बन चुका था। मैं एक एक करके हर दरवाजे पर गिर गई, लेकिन कोई भी एम्पायर ग्रुप के खिलाफ खड़ा होने को तैयार नहीं था। तब मुझे एहसास हुआ, ये सिर्फ बिजनेस वार नहीं, ये किसी की निजी लड़ाई है। मैंने जानने की कोशिश शुरू की कि आखिर ये सब किसने किया, किसने मेरी कंपनी सील करवाई, किसने ये झूठे आरोप लगाए, किसने मेरे खिलाफ मार्केट में जहर फैलाया। हर चाल, हर कॉल, हर नाम एक ही जगह आकर रुक जाता, एम्पायर ग्रुप। तब मेरे अंदर का गुस्सा जाग उठा। मुझे लगा कि ठीक, अगर ये दुश्मन है तो मैं सामने जाकर बात करूंगी। मैं किसी से डरने वाली नहीं हूँ। एम्पायर ग्रुप के ऑफिस के बाहर जो सिक्योरिटी थी, उसे देखकर मुझे पहली बार झटका लगा। इतनी सिक्योरिटी, जैसे मैं कोई अपराधी हूँ। 50वीं मंजिल पर पहुंचते पहुंचते मेरा आत्मविश्वास बाहर से सख्त था, लेकिन अंदर कुछ टूट रहा था। मेरे साथ आए लोग फुसफुसा रहे थे कि शायद हमें माफ़ी मांग लेनी चाहिए, लेकिन मैं झुकने के लिए तैयार नहीं थी। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी, जिसने भी ये सब किया है वो मुझे जवाब देगा। मैं बिना रुके सीधे एम्पायर ग्रुप की बिल्डिंग के 5वीं फ्लोर तक पहुंची। दिल में गुस्सा था, आंखों में आग, और दिमाग में सिर्फ बार बार एक ही सवाल, मेरी कंपनी के साथ ये सब क्यों किया गया। लिफ्ट से निकलते ही भारी सन्नाटा था। बाहर खड़े लोग मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं पहले ही हार चुकी हूँ। मैं बिना किसी इजाज़त के केबिन का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। सामने खिड़की की तरफ पीठ किए एक आदमी खड़ा था। मैंने उसका चेहरा बिना देखे ही चिल्लाना शुरू कर दिया, आपने हमारी कंपनी के साथ ऐसा क्यों किया? हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं। आपने हमारी डील कैंसिल करवाई, झूठे इल्ज़ाम लगवाए, मेरी फैक्ट्री सील करवा दी। आखिर क्यों? मेरी सारी भड़ास शब्दों में बह रही थी। तभी वो आदमी धीरे पलटा। जैसे उसकी शक्ल मेरी आंखों के सामने आई, मेरे शब्द गले में अटक गए, मेरी सांसें रुक गई। तुम। मेरे मुंह से बस यही निकल पाया। वो कोई और नहीं था, बल्कि आरव मल्होत्रा था। वही आरव जिसे मैं कभी नौकर समझती थी, वही जिसे मैंने अपने पैरों के पास खड़ा किया था, वही जिसे मैंने घर जमाई कहकर जलील किया था। वो हल्की मुस्कान के साथ बोला, मुझे देखकर बहुत हैरान हो रही हो ना रागनी, लेकिन हैरान होने की जरूरत नहीं है। जिस जगह पर तुम खड़ी हो, ये पूरी कंपनी मेरी है। मैं ही एम्पायर ग्रुप का मालिक हूँ। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई थी। मैंने हकलाते हुए कहा, लेकिन तुम तो बिल्कुल अनपढ़ थे, तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था।
पापा तुम्हें सड़क से उठा कर लेकर आए थे। तुम कंपनी कैसे चला सकते हो? मेरी आवाज़ में घमंड अब डर में बदल चुका था। आरव की आंखों में पहली बार सख्ती आई थी। वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ा और बोला, हाँ रागनी, तुम्हें यही लगता था ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन याद रखना, जिसे तुम गवार समझ रही थी वही वही अपनी खामोशी में सब सीख रहा था। तुम्हारे पिता ने मुझे ज़िंदगी दी और मैंने उसी ज़िंदगी को ताकत बना लिया। मैं चुप रहा, सहता रहा, क्योंकि मैं किसी का एहसान उतारना चाहता था, बदला नहीं। मैं कुछ बोल पाती उससे पहले ही वो बोला, कल तक तुम चिल्ला चिल्ला कर मुझे मेरी औकात याद दिला रही थी। कहती थी औकात कपड़ों से नहीं होती। देखो देखो रागनी, आज मेरे कपड़े बदल गए हैं, लेकिन मैं वही इंसान हूँ। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अब तुम्हारी औकात बदली है। मैं अब भी यही यकीन नहीं कर पा रही थी। मेरा दिमाग बार बार एक ही सवाल पर अटक रहा था। मैंने खुद को संभालते हुए उससे पूछा, लेकिन आरव, अगर ये कंपनी तुम्हारी है, अगर तुम एम्पायर ग्रुप के मालिक हो, तो ये सब पैसा, ये ताकत, ये सब तुम्हें मिला कहाँ से? तुम तो मेरे घर आए थे बिल्कुल खाली हाथ। मेरी आवाज़ में अब घमंड नहीं था, सिर्फ उलझन और डर था। आरव कुछ पल चुप रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे कोई बहुत पुरानी कहानी खोलने वाला हो। फिर उसने कहा, रागनी, तुम्हें आज भी यही लगता है कि तुम्हारे पापा मुझे सड़क से उठा कर लाए थे, लेकिन सच ये नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। वो आके बोला, मेरे दादाजी जीत मल्होत्रा एम्पायर ग्रुप के असली स्तंभ थे। उनके पास सब कुछ था, दौलत, नाम, रुतबा, लेकिन वो एक बात से डरते थे। उन्हें लगता था कि अगर मुझे बिना मेहनत के ही सब कुछ मिल गया तो मैं उसकी कदर नहीं कर पाऊंगा, मैं बिगड़ा हुआ वारिस बन सकता हूँ। मेरे शरीर में जैसे सिरहन दौड़ गई। आरव की आवाज़ और गहरी हो गई। इसलिए मेरे दादाजी ने एक फैसला किया। उन्होंने मुझे सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं दिया। उन्होंने मुझे तुम लोगों के पास भेजा, तुम्हारे पापा के पास। मैंने हड़बड़ा कर पूछा, तो वो एक्सीडेंट? आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, वो सिर्फ एक कहानी थी रागनी। तुम्हारे पिता की इज्जत और सादगी देखकर मेरे दादाजी जानते थे कि अगर मैं किसी के साथ ज़मीन से जुड़ी ज़िंदगी सीख सकता हूँ तो वही इंसान है। उन्होंने तुम्हारे पापा से इतना कहा था कि मुझे अपने साथ रख ले, काम सिखाए, इंसान बनाना सिखाए। मेरी आंखों के सामने जैसे पूरा अतीत घूम गया। इसलिए मैं तुम्हारे पिता के साथ रहा, आरव बोला। इसलिए मैंने हर छोटा बड़ा काम किया। मैंने सीखा कि पैसों की कीमत क्या होती है, रिश्तों की कीमत क्या होती है। मैंने तुम्हारी बातें सुनी, तुम्हारा घमंड देखा, तुम्हारी तकलीफें भी देखी, लेकिन कुछ कहा नहीं। उसने मेरी तरफ देखकर कहा, क्योंकि मैं तुम्हारे पिता की बहुत इज्जत करता था रागनी। वो मेरे लिए सिर्फ तुम्हारे पापा नहीं थे, वो मेरे गुरु थे। उन्होंने मुझे कभी छोटा महसूस नहीं होने दिया, और मैंने उसी इज्जत की वजह से तुम्हारी हर बेइज्जती सह ली थी। मेरे होठ कांपने लगे। मुझे याद आने लगा कि कैसे पापा हर बार कहते थे, आरव बहुत अच्छा लड़का है, और मैं बार बार हंसकर टाल देती थी। आरव ने आखिरी बात कही, मैंने मेहनत से खुद को साबित किया है रागनी, अपने दम पर, और आज जो कुछ है मेरे पास वो उसी सब्र, उसी सीख और उसी इज्जत का नतीजा है जो तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी। उसकी पूरी कहानी सुनकर मुझे पहली बार सचमुच समझ में आ गया कि मैंने उसके साथ क्या किया है। मैंने जिस इंसान को कमज़ोर समझकर हर रोज़ कुचला, जिसकी इज्जत को मैंने अपने पैरों तले रौंदा, वही इंसान आज मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच बनकर मेरे सामने खड़ा था। मेरे अंदर डर साफ उतर चुका था कि अब वो मुझसे बदला जरूर लेगा। मैं इससे कुछ कह पाती, उससे माफ़ी मांग पाती, उससे अपनी गलती स्वीकार कर पाती। उससे पहले ही उसकी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी। उसकी आवाज़ में न गुस्सा था, न चीख, बस एक ठंडा सा सच था। रागनी, बहुत जल्द तुम्हारी कंपनी डूब जाएगी। उसे एक वाक्य ने मेरी सांसें रोक दी थी। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे पैरों के नीचे ज़मीन खिसका ली हो। मैं उसके सामने खड़ी थी, हाथ जोड़कर। जिस रागनी रॉय को कभी किसी के सामने झुकना नहीं आता था, वही आज पहली बार सच में टूट चुकी थी। मेरी आवाज़ काँप रही थी जब मैंने कहा, प्लीज़ मेरी कंपनी को मत डुबो। डैड ये सब सह नहीं पाएंगे। उस पल मुझे अपनी कंपनी की नहीं, अपने पिता की चिंता थी। आरव ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई खुशी नहीं थी, कोई बदला का नशा नहीं था, बस एक ठहराव था। उसने कहा, तुम्हारे पिता ने कभी मेरी मदद की थी, उस कर्ज को मैं चुका चुका हूँ। अब तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। ये शब्द मेरे सीने में उतर गए। फिर उसने एक पल रुक कर कहा, लेकिन एक रास्ता है, अगर तुम्हारी हिम्मत हो। मैंने उसकी तरफ उम्मीदी से देखा। उसने साफ शर्त रखी, रॉय मेंशन, गाड़ियाँ, अकाउंट, सब कुछ एम्पायर ग्रुप का होगा, और अगले 6 महीने मुझे उसके घर में उसकी पर्सनल असिस्टेंट बनकर रहना होगा। वही काम करना होगा जो कभी वो मेरे लिए करता था। उस पर मेरा घमंड पूरी तरह टूट चुका था। मैंने बिना कुछ कहे कागजों पर साइन कर दिए। उसने घड़ी की तरफ देखकर कहा, तुम्हारे पास सिर्फ 2 घंटे हैं। कल सुबह 6 बजे मेरे घर रिपोर्ट करना। और यहीं से मेरी ज़िंदगी पलट गई। अगली सुबह जब मैं उसके घर पहुंची तो मुझे बताया गया कि अब से मैं वही कपड़े पहनूंगी, वहीं रहूंगी, जो तय किया गया। मैं अपने आप से पूछ रही थी, ये मेरी ज़िंदगी कैसे बन गई? कुछ घंटे बाद उसकी आवाज़ ऊपर से आई, मेरी ब्लैक कॉफ़ी 5 मिनट में लाओ। मैंने ज़िंदगी में कभी कॉफ़ी नहीं बनाई थी। जब कप लेकर गई तो उसने बस चखा और कहा, कॉफ़ी ठंडी है और चीनी भी ज़्यादा है। एक सिंपल कॉफ़ी बनाना भी नहीं आता। आज मेरा सर झुक गया। फिर उसने वही बात कही जिसने मुझे तोड़ने के बजाय चुप करा दिया, डरो मत, मैं तुम्हारी तरह किसी के पैरों पर कॉफ़ी नहीं फेंकता। जाओ फिर से बनाकर लाओ। अभी एक दिन ही हुआ था
और उसने साफ कह दिया कि 6 महीने बाकी है रागनी। देखते हैं ये पछतावा कितना सच्चा है। हर रात मैं खुद से लड़ती थी। आज मुझे समझ में आने लगा कि मैंने उसके साथ क्या किया है। एक दिन मुझसे रहा नहीं गया और मैं रोते हुए बोली, मुझे माफ़ कर दो आरव। आज समझ में आया कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। उसने कुछ नहीं कहा, बस मुझे देखा। उसी रात मुझे खबर मिली कि मेरे पिता की हालत बहुत नाजुक है, तुरंत ऑपरेशन चाहिए। मेरे पास कुछ भी नहीं था, ना पैसा ना ताकत। मैं भागती हुई आरव के पास पहुंची। प्लीज़ मेरे डैड को बचा लो, वो मर जाएंगे। मुझे कुछ भी बनाना है तो बना लो, लेकिन उन्हें बचा लो। मैंने खुद को उसके सामने पूरी तरह तोड़ दिया। उसने ठंडे स्वर में पूछा, मैं क्यों दूं पैसे रागनी? मैं ज़मीन पर बैठ गई। मुझे मार डालो, सड़क पर फेंक दो, लेकिन मेरे डैड को बचा लो, वो बेकसूर है। तभी उसने मेरे आंसू पोंछे और कहा, ये ऑपरेशन 2 घंटे पहले शुरू हो चुका था और अब वो खतरे से बाहर है। उस पल मुझे लगा जैसे मेरी सांस वापस आ गई हो। उसने कहा, मेरी लड़ाई तुम्हारे घमंड से थी रागनी, तुम्हारे पिता से नहीं। वो मेरे लिए आज भी पिता समान है। मैंने कांपती आवाज़ में कहा, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली है, मैं आपकी गुनहगार हूँ। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं तुम्हें कभी नौकर नहीं बनाना चाहता था, मैं बस तुम्हें इंसान बनाना चाहता था। फिर उसने आखिरी बात कही, रॉय इंडस्ट्री अब एम्पायर ग्रुप का हिस्सा रहेगी और तुम वहाँ एक साधारण कर्मचारी की तरह काम करोगी। मैंने सिर उठाकर कहा, मैं जीरो से शुरू करूंगी और खुद को साबित करूंगी। यही मेरी असली लड़ाई शुरू हुई। अब घमंड नहीं था, अब सिर्फ मेहनत थी। मैं एम्पायर ग्रुप के ऑफिस में हर रोज एक नई चुनौती से गुजर रही थी। मेरे लिए हर काम पहले शर्मिंदगी जैसा था, किसी के सामने झुकना, किसी के आदेश को मानना, और वही इंसान जिसके पैरों पर मैं कभी खड़ी होती थी अब मेरा बॉस बन चुका था। शुरुआत में तो मुझे हर बात में उसका गुस्सा, उसकी सख्ती और उसकी दूरी ही दिखती थी, लेकिन दिन बीतते बीतते मैं समझने लगी कि वो मुझसे सिर्फ बदला नहीं ले रहा, बल्कि मुझे बदलना चाहता था। वह इंसान बनाना चाहता था जो दूसरों की इज्जत कराना जानता था। एक दिन मुझे लगा कि आरव के अंदर भी कुछ बदल रहा है। वो मेरे साथ पहले जैसा ताना नहीं मारता, ना ही मेरे ऊपर घमंड दिखाता। कई बार उसकी आंखों में उस पुरानी गर्मी का अंश दिखने लगता, जैसे वो मुझे देख कर खुद को रोक रहा हो। एक बार मैंने सोचा कि ये सब मेरी गलती है, मैं उसके सामने झुक कर कह दूँ, मैंने तुम्हें कभी नीचा समझा, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन मेरे अंदर का घमंड अभी भी कहीं ना कहीं जिंदा था, इसलिए मैं चुप रही। फिर एक रात जब ऑफिस की सारी लाइटें बंद हो गई तो लोग चले गए, आरव ने मुझे बुलाया। उसकी आवाज़ में कोई ठंडक नहीं थी, बल्कि एक नरमी थी जिसे मैं पहले कभी महसूस नहीं कर पाई। उसने कहा, रागिनी, तुम अब बदल चुकी हो, तुम्हारे अंदर वही ताकत है जो मैं तुम्हारे पिता में थी, लेकिन तुम्हें अपनी इज्जत सीखनी है। मैंने झिझकते हुए पूछा, तो अब तुम क्या चाहते हो? आरव ने थोड़ी देर तक मुझे देखा और फिर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं ठिठक गई। मेरे दिमाग में एक झटके की तरह कई बातें दौड़ने लगी, मेरे घमंड की परतें, मेरी गलती, मेरी ज़िंदगी की टूटन, और फिर ये बात कि वही इंसान जिसे मैं कभी अपने पैरों के पास रखती थी अब मुझे अपना साथ देना चाहता है। मैंने कहा कि तुम्हें मुझसे क्या मिला? मैं तो तुम्हें सालों तक अपमान देती रही। आरव ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुमसे वो मिला जो मैं चाह रहा था, एक इंसान जो अपनी गलती मान सके। और हाँ, मुझे तुमसे प्यार भी हो गया है रागनी। उसका यह कहना मेरे दिल को छू गया, लेकिन मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। मैं खुद को रोक नहीं पाई और बोली, मैं भी तुम्हें गलत समझती रही। मुझे अब समझ में आ गया कि मैंने तुम्हें सिर्फ अपनी सुविधा के लिए इस्तेमाल किया। फिर वही पल आया जब दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा। आरव ने कहा कि अब हम दोनों साथ हैं, ना बॉस एम्प्लॉय, ना मालिक नौकर, बस दो इंसान जिनके बीच प्यार और सम्मान होगा। फिर एक दिन जब मैं अपने पिता के पास अस्पताल गई, मैंने देखा कि उनके चेहरे पर वही मुस्कान थी जो मैंने बहुत दिनों बाद देखी थी। उन्होंने मेरी तरफ देखा और कहा, बेटी, तुम बदल गई हो, ये बदलाव तुम्हारे अंदर की सच्चाई है। ये सुनते ही मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि पापा, मुझे अब समझ में आ गया कि प्यार सिर्फ दिखावा नहीं होता, प्यार में इज्जत भी होती है। फिर आरव ने भी मेरे पिता से कहा कि मैं आपकी बेटी की इज्जत बचाने आया हूँ और अब मैं उसे अपनी ज़िंदगी बनाना चाहता हूँ। मेरे पिता ने उसे देखते हुए सिर हिलाया और कहा, मेरे लिए यही काफ़ी है। उस दिन मैंने महसूस किया कि सच में जब इंसान अपने घमंड को छोड़ देता है तब उसे सच्चा प्यार मिलता है। और इसी तरह मेरी कहानी का अंत एक प्यारे और दिल को छू लेने वाले मोड़ पर आया, जहाँ मैंने अपनी गलती स्वीकार की और आरव ने मुझे फिर से प्यार से अपनाया। हमने न सिर्फ एक दूसरे को बल्कि अपनी ज़िंदगी को भी फिर से जोड़ लिया। इस कहानी का संदेश ये है कि इंसानियत और इज्जत से बढ़कर कोई और दौलत नहीं होती। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी।